नमस्कार साथियों, वेलकम, सुस्वागतम। बीएसटीसी पीटीईटी 2022 की आज की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। स्वागत है आपका अनिल क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो को एक बार सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, जिससे वो भी बहुत ही अच्छी होने वाली है ये क्लास, जिसका लाभ ले सकें। बहुत ही शानदार प्रश्नमाला मैं आपके लिए लेकर के आज हाजिर हुआ हूं, जिसके बारे में विस्तृत जानकारी भी साथ साथ मैं आपको दूंगा। तो वीडियो 2 से 4 मिनट लंबा हो सकता है, यानी 20 से 25 मिनट तक हो सकता है, लेकिन बहुत ही बढ़िया जानकारी के साथ ये वीडियो आपके सामने रहेगा। तो चैनल पर पहली बार आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ के निर्माता कौन है? ऑप्शन आपके सामने है राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा प्रताप या चौथा ऑप्शन है राणा राज सिंह। तो विजय स्तंभ है भाई, इसके जो निर्माता है वह कौन है? जल्दी से आपको कमेंट में अपना आंसर है वो देना है। विजय स्तंभ के बारे में अपन बात करें तो सही आंसर होगा आपका राणा कुंभा। क्या होगा भाई? राणा कुंभा है वो विजय स्तंभ के निर्माता है। विजय स्तंभ है ये 1437 ईस्वी के अंदर युद्ध हुआ था सारंगपुर का। किसका युद्ध भाई? सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437 ईस्वी में। गुजरात की सेना और मालवा की संयुक्त सेना को राणा कुंभा ने हराया था और उसके उपलक्ष्य में 1440 से लेकर के 1448 यानी 8 साल के अंदर इस विजय स्तंभ का निर्माण है वो सारंगपुर के युद्ध की जीत के उपलक्ष्य में करवाया गया था। ये जो विजय स्तंभ है 9 मंजिला है। कितने मंजिला भाई? 9 मंजिल है इसकी। 9 मंजिली इमारत है और इसकी जो ऊंचाई है वो 122 फीट है। इसकी ऊंचाई है वो 122 फीट यानी लगभग 37 मीटर है। 122 फीट ऊंचा है और इसकी जो 9 मंजिलें हैं, इस पर 9वीं मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। अरबी भाषा के अंदर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। ये सवाल भी कई बार आते हैं जो मैं साथ में आपको बता रहा हूँ सारे ही। ठीक है, तो इस तरह से इसके बारे में जानकारी। इसके अलावा इसके 157 सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ियों के बारे में भी कई बार सवाल पूछा जाता है कि विजय स्तंभ में कितनी सीढ़ियाँ हैं, तो 157 सीढ़ियाँ भी विजय स्तंभ में है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। जयपुर शहर की योजना किस वास्तुकार ने बनाई थी? जयपुर शहर है जो आज बचा हुआ है, राजस्थान की राजधानी भी है, उसकी योजना कौन से वास्तुकार ने बनाई थी? विद्याधर भट्टाचार्य ने, मिर्जा इस्माइल ने, कर्नल जेम्स टॉड ने या राजकुमार अल्बर्ट ने? तो आपको जल्दी से बताना है कि जयपुर की योजना है वो कौन से वास्तुकार ने बनाई थी। जयपुर की स्थापना है वो 1727 ईस्वी में की गई है। कब की गई भाई? 1727 ईस्वी के अंदर राजा जय सिंह के द्वारा। राजा जय सिंह ने इसको बचाया था, ठीक है, जयपुर को। और इसके निर्माण में 4 साल लगे थे। जयपुर के अंदर जो आमेर के अंदर किला बना हुआ है वहाँ से ही जयपुर की शुरुआत हुई थी और इस किले के निर्माण में लगभग 4 साल लगे थे। तो जो इसके वास्तुकार हैं वो है विद्याधर भट्टाचार्य। ये बिल्कुल आपका सही जवाब है, विद्याधर भट्टाचार्य है वो वास्तुकार थे। आमेर के कस्बा वंश का अंतिम शासक कौन था? आमेर के अंदर जो कस्बा वंश रहा है आमेर जयपुर, वहाँ का अंतिम कस्बा शासक कौन था? सवाई मान सिंह द्वितीय, सवाई भवानी सिंह, सवाई माधो सिंह द्वितीय या सवाई राम सिंह द्वितीय? इसका अंतिम शासक कौन था ये आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि आमेर के कस्बा वंश का अंतिम शासक कौन था। आमेर के अंदर जो कस्बा वंश की नींव है वो 1137 ईस्वी के अंदर दुल्हा राय ने डाली थी। कस्बा वंश से वो शुरू हुआ था। दुल्हा राय ने 1137 ईस्वी के अंदर आमेर में अपना शासन शुरू किया था। ये डूंड नदी के किनारे है, इसलिए इसको ढूंढाड़ भी कहा जाता है। जयपुर का क्षेत्र है वो डूंड नदी के किनारे है, इसलिए उसको ढूंढाड़ भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखने वाला है, सवाल कई बार आ चुका है। तो इसका सही जवाब है आमेर के कस्बा वंश का अंतिम शासक था सवाई मान सिंह द्वितीय। इसके बाद कस्बा वंश का अंत हो गया था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। रणथंभौर में चौहान वंश का संस्थापक कौन था? आपको पता है चौहान वंश है वो अजमेर के अंदर था और वहाँ से उसकी शाखा है वो रणथंभौर, जो वर्तमान सवाई माधोपुर में वहाँ स्थापित हुई। तो उसका अजमेर में संस्थापक कौन था आपको बताना है। हमीर, जैतर सिंह, पृथ्वीराज तृतीय या गोविंदराज? इसमें से किसने रणथंभौर के अंदर ये वंश शुरू किया था? तो जल्दी से आपका कमेंट्स है वो आना चाहिए। तो सही आंसर की अपन बात करेंगे तो सही आंसर है भाई इसका डी, गोविंदराज। क्या है भाई? गोविंदराज है जिन्होंने सवाई माधोपुर रणथंभौर के अंदर जो चौहान वंश है उसकी नींव डाली थी और ये पृथ्वीराज तृतीय के
तीसरे पुत्र थे। पृथ्वीराज जो तृतीय है इसके तीसरे पुत्र थे गोविंदराज, जिन्होंने रणथंभौर के अंदर अपना शासन शुरू किया था 1194 ईस्वी में। कब किया भाई? 1194 ईस्वी के अंदर इन्होंने अपना शासन है वो रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर शुरू किया था। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। बेराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बेराट जो वर्तमान जयपुर के अंदर है, इसके अंदर कौन सी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? पहले की सभ्यता के खनन में निकले हैं। मौर्यकालीन सभ्यता, गुप्तकालीन सभ्यता, या हड़प्पाकालीन सभ्यता, या वैदिक सभ्यता। तो कौन सी सभ्यता भाई? जल्दी से बताइए कि कौन सी सभ्यता है। तो सही जवाब होगा आपका ए, मौर्यकालीन सभ्यता। कौन सी सभ्यता भाई? बेराट में मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और मौर्य काल के अंदर राजा सम्राट अशोक का आपने नाम सुना होगा, वो भी मौर्यकालीन शासक थे जिन्होंने बाद में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। तो ये आपका सही जवाब था। आहार संस्कृति से संबंधित पुरा स्थल कौन सा है? यानी आहार संस्कृति आपको पता है कहाँ की है? उदयपुर की है। आहार संस्कृति है वो उदयपुर की है। और इससे संबंधित पुरा स्थल और कौन सा है वो आपको बताना है। ओला, ओजियाना, या गुरारा, या गरडदा। कौन सा है भाई? जल्दी से आपके कमेंट से वो आज आने चाहिए। आहार सभ्यता है वो ताम्रकालीन सभ्यता है, यानी तांबे से संबंधित है। उस समय तांबे के वस्त्र वगैरह चलते थे। आहार नदी के किनारे पर बनी हुई है। आहार उदयपुर है और ये 3000 से लेकर 1500 ईस्वी पूर्व तक थी। यानी ईसा को जन्म हुए भी लगभग 2022 चल रहा है अभी ईस्वी, तो इससे लगभग आप मान लो 1500 से 3000 साल पहले ये सभ्यता थी ताम्रकालीन। बनास नदी के किनारे हैं। आहार नदी का अब वर्तमान में नाम बनास नदी है, इसलिए इसको बनास नदी या बनास संस्कृति भी कहते हैं। तो सही जवाब है आपका ओजियाना। कौन सा है भाई? ओजियाना आपका बिल्कुल सही जवाब है। ओजियाना है वो भीलवाड़ा के अंदर है और यहाँ पर भी आपको आहार सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यानी आहार सभ्यता उदयपुर के अलावा ओजियाना भीलवाड़ा में भी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और ये कभी कभी पूछा जाता है कौन सी नदी के किनारे, तो यहाँ भीलवाड़ा के अंदर ये कोठारी नदी के किनारे है। कौन सी नदी भाई? कोठारी नदी के किनारे ओजियाना सभ्यता है भीलवाड़ा के अंदर, जो आहार संस्कृति से संबंधित है। बी आपका सही जवाब था। राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं? कौन सी संस्कृति? बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं? रंगमहल, सौंधी, या विराटनगर, या आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन है आपका बालाथल। इसमें से चारों में से आपको बताने हैं कि कहाँ पर इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं, बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं। तो आपका सही जवाब है सी, विराटनगर। कौन सा भाई? विराटनगर, जिसको बेराट भी कहा जाता है। विराटनगर को बेराट भी कहते हैं। ये जयपुर के अंदर स्थित है और यहाँ पर बौद्ध संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ेंगे। सी आपका बिल्कुल सही जवाब था। राजस्थान की बहुरूपिया कला को विदेशों में किसने प्रदर्शित किया है? यानी बहुरूपिया कला के अंदर क्या होता है? व्यक्ति है वह अन्य रूप धारण कर लेता है और उसके अनुसार अपना चरित्र के अनुसार अपना काम करता है। तो बिल्कुल इसका सही आंसर क्या होगा भाई? जल्दी से आपको आंसर देना है। जानकी लाल, देवीलाल पाराशर, या पुरुषोत्तम जी, या उदय शंकर। तो सही जवाब है आपका ए, जानकी लाल। इनको जानकी लाल भांड भी कहा जाता है। तो ये बिल्कुल इस बहुरूपिया कला को इन्होंने विदेशों में प्रदर्शित किया है। ए बिल्कुल आपका सही जवाब है। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। कच्ची घोड़ी क्या है? कच्ची घोड़ी क्या है भाई? वाद्य यंत्र है, व्यावसायिक लोक नृत्य, या क्षेत्रीय लोक नृत्य, या जातीय लोक नृत्य है। अलग अलग तरह के लोक नृत्य होते हैं। जातीय लोक नृत्य का मतलब है जाति विशेष के अंदर किया जाने वाला। जैसे कोई भील नृत्य करते हैं तो उसको भीली नृत्य कह देंगे। मीणा करते हैं तो उसका मीणाओं का नृत्य होगा, शहरियों का होगा, हो सकता है अन्य जातियों का भी हो। क्षेत्रीय नृत्य का मतलब एक क्षेत्र विशेष में होता हो, जैसे बाड़मेर में होता हो, या जोधपुर में होता हो, या जयपुर में होता हो। व्यावसायिक लोक नृत्य का मतलब है ये व्यवसाय करने वाला लोक नृत्य, यानी इसको विदेशों में भी इसकी पहचान होती है और ये नृत्य करने के लिए दूर दूर तक कलाकारों को बुलाया जाता है और उससे इनकम भी होती है, पैसे वगैरह मिलते हैं। या वाद्य यंत्र, यानी बजाने का जो यंत्र उसको वाद्य यंत्र कहते हैं। तो कच्ची घोड़ी क्या है? आपका सही जवाब है बिल्कुल बी, व्यावसायिक लोक नृत्य है। और ये शेखावटी क्षेत्र का लोक नृत्य है। कौन से क्षेत्र से इसका उद्गम हुआ भाई? शेखावटी क्षेत्र, यानी चूरू सीकर झुंझुनू है, वहां से इस लोक नृत्य का जो उद्घाटन है वो हुआ, वहां से शुरुआत हुई है। और इस व्यावसायिक लोक नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र बजाया जाता है। झांझ अपनी भाषा में कहते हैं, बाड़मेर की भाषा में जो जिंजे होते हैं, जिंजे,
जंजीरें जिसको कहते हैं वो साथ में बजते हैं पेटी बाजा के साथ में, तो वो झांझ है और झांझ वाद्य यंत्र इसके अंदर साथ में बजाया जाता है। और जो इसके कलाकार है वो नकली घोड़े पर सवारी करते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। तुर्रा कलंगी लोक नाट्य के रचनाकार कौन है? शाह अली और तुकनगीर, नानूराम और दुलिया राणा, लच्छीराम और उमगराम, या बंशीधर भट्ट और किशन भट्ट? कौन है भाई तुर्रा कलंगी लोक नाट्य के रचनाकार? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आपका आंसर है वो आना चाहिए। ये हिंदू मुस्लिम एकता का लोक नाट्य है और इसके अंदर तुर्रा कलंगी के माध्यम से फड़ का गायन होता है। क्या होता है भाई? फड़ का गायन होता है, यानी पढ़ है वो बाची जाती है। और इसका सही आंसर है ए, शाह अली और तुकनगीर इसके रचनाकार है। शाह अली मुस्लिम थे और तुकनगीर हिंदू थे, इसलिए हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय देता है। इसके अंदर तुर्रा का अर्थ होता है भगवान शिव और कलंगी का अर्थ होता है पार्वती। तो भगवान शिव जो तुर्रा है इसका जो रोल निभाते हैं वह हिंदू और कलंगी पार्वती का रोल निभाने वाले मुस्लिम होते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से दोनों का ही अलग अलग है, लेकिन दोनों का ही नृत्य एक साथ होता है और बहुत ही अच्छा नृत्य है और हिंदू मुस्लिम एकता का अच्छा परिचय देता है। तो सही जवाब आपका क्या हो गया भाई? ए सही जवाब हो गया। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है डांडिया नृत्य किया जाता है, यानी डांडिया नृत्य कौन से क्षेत्र में किया जाता है? ए है मारवाड़ क्षेत्र में, बी है मेवाड़ क्षेत्र में, सी है शेखावटी क्षेत्र में, या डी है हाड़ौती क्षेत्र में? तो डांडिया नृत्य है वो ए आपका सही आंसर है, मारवाड़ क्षेत्र में नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है भाई? नवरात्रि के अवसर पर ये मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। ये गुजरात में भी प्रसिद्ध है। डांडिया नृत्य गुजरात का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध नृत्य है। ये जो आप पीडीएफ देख पा रहे हैं इसका पूर्ण रूप से वीडियो के अंदर मैं सॉल्यूशन के साथ साथ और अन्य जानकारी वो भी आपको दे रहा हूँ। और ये पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा, या टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर आपको पीडीएफ है वो उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, जो क्लास के बाद मिलेगी। निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति का संबंध राजस्थान से है? यानी ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जो राजस्थान से शुरू हुआ, कथकली, या बी है कुचिपुड़ी, या सी है कथक, या डी है भरतनाट्यम? यानी राजस्थान से शुरू होने वाला शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो आपका सही जवाब होगा वो होगा कथा कहे सो। क्या होगा भाई? कथा कहे सो कथक कहलाए। क्या कहलाए? कथक कहलाए। तो कथा कहने का जो स्वरूप है वो कथक नृत्य है और सी आपका सही जवाब है, जिसका उद्भव राजस्थान से हुआ है, जिसकी शुरुआत राजस्थान से हुई है। सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, कथक। रावण हत्था क्या है? रावण हत्था क्या है भाई? आपको बताना है। रावण हत्था है वो क्या है? एक प्रकार का नृत्य है, वाद्य यंत्र है, या एक पुस्तक का शीर्षक यानी एक पुस्तक का नाम है, या स्थान का नाम है? रावण हत्था क्या है ये आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से अपना आंसर देना है। तो वाद्य यंत्र है ये। क्या है भाई? आपका सही जवाब है बी, ये वाद्य यंत्र है। इसके अंदर 2 तार होते हैं। कितने तार होते हैं? 2। और इसको अधिकतर लोगों ने देख रखा होगा, पाबू जी की जब पड़ बाछी जाती है भील भोपों द्वारा, तब इस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। पाबू जी की पड़ के अंदर भील भोपों द्वारा इस रावण हत्था वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। चलिए, बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है? किसकी खाल पर? ऊंट की खाल पर जो चित्रांकन किया जाता है उसको क्या कहते हैं आपको बताना है। मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, या किशनगढ़ शैली, या बीकानेर शैली? क्या होगा सही जवाब? जल्दी से बताइए। जहाँ ऊंट की खाल पर चित्रांकन किया जाता है उसको उस्ता कला कहते हैं। उसका एक नाम मैं और बता देता हूँ। ऊंट की खाल पर चित्रांकन करते हैं उसको उस्ता कला कहते हैं, और ये अनूप सिंह के काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध हुई। इतना मैंने गाइडेंस दे दिया है, अब जल्दी से आप बता दीजिए अनूप सिंह कहाँ के शासक थे, वहीं ये उस्ता कला है प्रसिद्ध है। तो सही जवाब आपका होगा बीकानेर शैली। ये क्या है भाई? बीकानेर। डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो 17वीं सदी के अंदर अनूप सिंह के काल में ये कला विकसित हुई थी। ठीक है, और यहाँ पर ऊंट की खाल पर सोने की नक्काशी की जाती है, इसको उस्ता कला कहते हैं। इसके अलावा बहुत सारी कलाएं और भी प्रसिद्ध है, आपको पता होगा। मथेरना कला एक आपने नाम सुना होगा। मथेरना कला है वह, इसमें नम दीवार पर
चूने द्वारा चित्रकारी की जाती है। नम दीवार पर चूने द्वारा चित्रकारी, इसको मथेना कला कहते हैं। इसके अलावा आपने थेवा कला नाम सुना होगा। थेवा कला के अंदर कांच पर सोने की नक्काशी की जाती है। प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है थेवा कला, प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ेंगे। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? किशनगढ़ जो शैली है, किशनगढ़ अजमेर, वहाँ का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? नागरीदास, रामलाल, अली राजा या हसन? तो आपको बताना है किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार है वह कौन था। सही जवाब आपका होगा बिल्कुल ए, नागरीदास। इनका एक नाम सावंत सिंह भी था और ये यहाँ के यानी किशनगढ़ के राजा थे और चित्रकारी भी करते थे। आपको पता होगा, आपने सुन रखा होगा बणी ठणी चित्र शैली है किशनगढ़ की। बणी ठणी क्या है? बणी ठणी। तो ये जो नागरीदास है इनकी प्रेमिका थी बणी ठणी, उसके नाम पर उन्होंने एक चित्र शैली विकसित कर दी और वो आज सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है बणी ठणी चित्र शैली किशनगढ़। तो नागरीदास है, उनका नाम सावंत सिंह भी है और ये किशनगढ़ चित्र शैली के प्रसिद्ध कलाकार थे। आगे बढ़ेंगे, ये आपका सही जवाब है। मोरनी मांडना किस जनजाति से संबंधित है? मोरनी मांडना ये संस्कार है वो कौन सी जनजाति से संबंधित है? भील, ग्रासिया, मीणा या सहरिया? कौन सी जनजाति मोरनी मांडना संस्कार से संबंधित है? तो बिल्कुल आप कमेंट्स में जल्दी से आंसर देंगे भाई। बिल्कुल सही जवाब है आपका, ये मीणा जनजाति से संबंधित है। इस मोरनी मांडना संस्कार के अंदर कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले जो धनराशि ली जाती है उसको मोरनी मांडना कहते हैं। क्या है भाई? कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से धनराशि ली जाती है, यानी लड़की का सौदा होता है उसको धन के बदले दिया जाता है। ये उनका संस्कार है मीणाओं का, मोरनी मांडना, जिसको लगभग स्थानीय भाषा में दहेज भी कहते हैं। सी आपका सही जवाब है। मरु महोत्सव आयोजित किया जाता है। मरु महोत्सव कहाँ आयोजित होता है ये बताना आपको। मरु महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? जैसलमेर में, बाड़मेर में, बीकानेर में या जोधपुर में? ठीक है, जल्दी से आप कमेंट करके बताइए मरु महोत्सव कहाँ आयोजित होता है। मरु महोत्सव है वो आपको पता होगा फरवरी महीने के अंदर आयोजित होता है। कौन से महीने में भाई? फरवरी महीने के अंदर जैसलमेर में आयोजित होता है। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है, जैसलमेर के अंदर आयोजित होता है। बाड़मेर के अंदर थार महोत्सव मनाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। थार महोत्सव है वो बाड़मेर में मनाया जाता है। ये आपका सही जवाब था। लावणों क्या है? जल्दी से आपको बताना है लावणों क्या है। ए है दुल्हे दुल्हन के मुख पर की जाने वाली सुनहरी चित्रकारी लावणों कहलाती है, या कोई मनोती पूर्ण हो जाने पर करवाया जाने वाला रात्रि जागरण लावणों कहलाता है। बी, सी है विवाह संबंध निश्चित होने पर वर्कों को दिए जाने वाले उपहार आदि है, यानी जो विवाह संबंध करवाते हैं उसको देने वाले उपहार का नाम लावणों है। या मांगलिक अवसरों, विवाह आदि पर रिश्तेदार और पड़ोसियों आदि बांटी जाने वाली मिठाई का नाम लावणों है। तो डी आपका बिल्कुल ही सही जवाब है। मांगलिक अवसर पर जो विवाह आदि है वहाँ पर रिश्तेदार और पड़ोसियों आदि में जो मिठाई बांटी जाती है उसको लावणों कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? लावणों कहते हैं। अपने यहाँ की भाषा में ये जो मिठाई की जगह गुड़ वगैरह बांटा जाता है ये लावणों कहलाता है। डी आपका बिल्कुल सही जवाब था। राजस्थान भारत में किसका सर्वाधिक उत्पादन है? यानी राजस्थान है वो भारत के अंदर इनमें से कौन सी चीजें हैं जिसका सबसे ज्यादा उत्पादन करता है? ऊन, गेहूं, दुग्ध या रेशम? राजस्थान भारत में सबसे ज्यादा उत्पादित कौन सी चीज करता है इसमें से? जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताएंगे। तो आपका सही जवाब है वो है ए, ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करता है। ऊन के अंदर मगरा चौकला ऊन है वो प्रसिद्ध है। मगरा और चौकला भेड़ की नस्लें हैं, आपको पता होगा, और ये मगरा चौकला ऊन के नाम से प्रसिद्ध है। ये बीकानेर है जिला जो सर्वाधिक उत्पादन करने वाला है। राजस्थान के अंदर कौन सा जिला भाई? बीकानेर है। बीकानेर के अंदर जो बिछवाल गांव है, कौन सा? बिचपाल गांव है, यहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी स्थित है। ध्यान रखना, ये सवाल कई बार बीएसटीसी पीटीटी का एग्जाम आया है कि ऊन की सबसे बड़ी, एशिया की ऊन की सबसे बड़ी मंडी कहाँ है? तो आपको बिस्पाल याद रखना है। बीकानेर जिला और बिस्पाल स्थान हो सकता है बिस्पाल नहीं आए, सीधा बीकानेर आ जाए, तो भी आप ध्यान रखेंगे कि एशिया की ऊन की सबसे बड़ी मंडी है वो बीकानेर में स्थित है। आज की कक्षा क्लास का अंतिम सवाल है, नखड़ियों आभूषण पहना जाता है। नखड़ियों आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है ये आपको बताना है। नाक में, पैर में, नाक में या पैर की अंगुली में या हाथ की अंगुली में या कान के ऊपरी हिस्से में? तो जल्दी से आपको बताना है नखड़ियों है वो आभूषण कहाँ पहना जाता है।
आपको PDF क्लास पूरी होते ही डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए हुए व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। यदि आप क्लास पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और PDF प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। तो चलिए इसका सही आंसर आपको बता देते हैं। पैर की अंगुली के अंदर ये नखड़ी आभूषण पहना जाता है। ये पोलरी या बींछिया के जैसा ही एक आभूषण है। पोलरी या बींछिया आपने सुन रखा होगा और उसकी तरह ही ये आभूषण भी है जिसका नाम है नखड़ियो। ये भी पैर में पहना जाता है। महिलाओं के आभूषण है उसको जरूर याद रखें। इससे संबंधित 3 से 4 सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। कैसी लगी क्लास कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।